नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, त्योहार का समय जो है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी आज से हम वापस अपनी गति में आए, क्योंकि सच्चा त्योहार तभी होगा मित्रों जब बेरोजगारी के इस दंश से आपको मुक्ति मिलेगी। कहते हैं कि जब हमारा लक्ष्य सामने हो तो मन शायद ज़्यादा इधर उधर हमारा लगता नहीं है। जिन्होंने अपने जीवन में उन कष्टों और तकलीफ़ों को सहन कर रखा है, उनको लगता है कि नहीं, पहले कुछ अचीवमेंट होना चाहिए। तो त्यौहार आपने मना लिया है, अब उसमें ज़्यादा रमे नहीं आप, क्योंकि हमें तुरंत कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अब आप वापस उस रफ्तार में आ जाएं, उस स्थिति में आ जाएं, ताकि हम फिर से अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को प्रारंभ कर सकें। मित्रों, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 15 नवंबर सामने है। अब आप देख लीजिए, आज की तारीख 26 हो गई है और 15 नवंबर आपके सामने है, तो समय कितना कम बचा हुआ है। फिर जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो उनके लिए 15 दिसंबर जो है मैक्सिमम उनके सामने है। तो फिर आप देख लीजिएगा कि अब हमारे पास समय कितना बचा है, तो उस आधार पर हम अपनी तैयारी को ठीक दिशा में ले जाएं। आप सभी ने दीपोत्सव को बहुत अच्छे से मनाया होगा और देखते ही देखते मित्रों हम भी 1 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं इस ऑनलाइन के माध्यम में, और आप सभी लोगों की सेवा में निरंतर प्रयासरत हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। टारगेट हमारा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ही है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास निरंतर लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, और शिक्षक दिवस से जो अलख जगाने का विशेष प्रयास किया है उसमें मैं निरंतर आपके लिए कक्षाएं दे रहा हूं। मित्रों, इससे ठीक पहले वाली कक्षा को हमारे लगभग 600 के आसपास विद्यार्थियों ने उस कक्षा को देखा, तो मैंने विचार किया कि अभी आप त्योहार मनाने के ही मूड में हैं, इसलिए कल मैं क्लास नहीं देकर आपको थोड़ा सा दूसरा मेवाड़ी में एक सेशन आपको दिया था, जिसमें आप मित्रों ने आनंद लिया होगा। शुभकामनाएं, संदेश और भगवान राम के बारे में थोड़ी सी चर्चाएं की थी। तो आज मैं ये पूरा विश्वास जताता हूं कि जितने भी मित्र जो हैं वो जुड़ चुके हैं, वो अपनी इस कक्षा को, क्योंकि आप सोचिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं वो कक्षाएं आपको दे रहा हूं जो कक्षाएं शायद पेड स्थिति में भी नहीं मिलती है। तो उन कक्षाओं की कद्र अगर आप लोगों तक बराबर नहीं हुई तो फिर फालतू की बात है। इन सब चीज़ों से अच्छा है कि मैं भी कुछ प्रश्नोत्तरी और ऐसा कर करके अपना टाइम पास कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा। तो आपका समर्थन मुझे मिलना चाहिए, आपका स्नेह मुझे मिलना चाहिए। जितने भी लोग नियमित देख रहे थे उनसे आग्रह है, तैयारी करने वाले सीरियस लोगों की बात कर रहा हूं, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो तैयारी नहीं कर रहा है ऐसे आके चला, वो नहीं। जो तैयारी करने वाले सीरियस मित्र हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि इन सब कक्षाओं का वो भरपूर लाभ उठाएं, और इन कक्षाओं से उनको जो जो फायदा लेना है वो निश्चित तौर पर लें। और वो मुझे आपके कमेंट के द्वारा भी दिखता है, आपके जो देखने का व्यूज है वो भी, उससे मुझे पता चलता है कितने लोग सीरियसली इस बात को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आज की कक्षा को आप शेयर करते रहें, मित्रों तक पहुंचाएं, ये आपका दायित्व है। और आज हमारी कक्षा 42वीं है। प्रयोगवाद परिचयात्मक विवरण तार सप्तक के बारे में हमने लगभग देखा है, उससे आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिएगा, सुविचार हमेशा आपके लिए लाता हूं, कुछ भी हो कोशिश करता हूं कि ये शब्द आपके जीवन में आपको कुछ ऐसा बदलाव महसूस कराए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर को बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। तो मित्रों, कल क्या होगा इसकी चिंताएं कम करके आज अपने आप को खूब अच्छे से खपा दीजिएगा। देखिए, ये शब्द जब आप पढ़ेंगे, इन शब्दों से जो कहीं न कहीं विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे वो आपको निश्चित तौर पर प्रेरित करेंगे। इसलिए मेरी जितनी भी कक्षाएं हैं, कोशिश करता हूं सुविचार भले रिपीट हो जाए, लेकिन आपको एक सुविचार जरूर देने का प्रयास करता हूं। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, मित्रों वही तो है। धारा के विपरीत बहकर अपने पुरुषार्थ से जो कुछ सफलता की कहानी लिख ले, उसी को तो इतिहास में याद रखा जाता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मित्रों, इसलिए आप निरंतर कर्म करते रहें,
समय को अपना हो सकता है कुछ तस्वीरें बदलनी पड़े और आपकी तस्वीर समय की उस फ्रेम में जड़ जाए मित्रों, और आपके जीवन के सपने पूरे हो जाएं। इसलिए लगातार मेहनत कीजिएगा और अविराम मेहनत कीजिएगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। निश्चित तौर पर आप अपनी मेहनत के दम पर, अपने विजन के दम पर, अपनी सकारात्मकता के दम पर जरूर एक दिन जीतेंगे। अपने आप पर भरोसा कीजिएगा। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। प्रयोगवाद की हमारी कक्षा है और आज की अगर कक्षा की बात करें तो ये कक्षा हमारी 42वीं कक्षा है, 42, ठीक है, 42वीं कक्षा है मित्रों। और सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, आज जो बात करने वाले हैं, देखिएगा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को कविता का भंजक कहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। गतांक से आगे हम चल रहे हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को कविता का क्या कहा है? भंजक कहा है। और घर बैठे ठाले लोगों का धंधा भी कहा है, ध्यान रखना। फिर प्रयोगवाद के मूल आधार क्या है मित्रों? तो आप देखिए, प्रयोगवाद के मूल आधारों पर चर्चा करते हुए कहा कि वैयक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद जो है, वैयक्तिकता एवं मनोविश्लेषणवाद जो है वो प्रयोगवाद के मूल आधार है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। नवीन कल्पना कहा है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने, नवीन कल्पना कहा है। नवीन भाव भाषा शैली आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। अति बौद्धिकता गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है। और सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण, ये सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण जो है ये किसने कहा है मित्रों? ये अज्ञेय ने कहा है। तो प्रयोगवाद के मूल आधार क्या क्या है? अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। वैयक्तिकता मनोविश्लेषणवाद डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। नवीन कल्पना डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं। तो नलिन विलोचन, नवीन कल्पना, ध्यान रखिएगा। नवीन भाषा शैली, नवीन भाव भाषा शैली आचार्य नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं। अति बौद्धिकता गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं। सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण, सामाजिक मान्यताओं एवं कलाओं के प्रति नवीन दृष्टिकोण कौन कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। इसी तरह से मित्रों आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रयोगवाद की विशेषता या प्रवृत्तियां क्या है? हर कालखंड की अपनी विशेष प्रवृत्तियां होती है, इसीलिए नया युग प्रवृत्त हो जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो आप सोचिए प्रयोगवाद की जो प्रवृत्तियां क्या है मुख्य रूप से, तो आइए इनके बारे में हम समझते हैं। पहला देखिएगा, अति यथार्थवादिता, है ना। एक होता है आदर्शवाद, दूसरा होता है यथार्थवाद और एक होता है अति यथार्थवाद, यानी यथार्थवाद की भी चरम सीमा, यानी जैसी घटना घटित हुई है उसको इस रूप में वर्णित करना कि जो शायद वर्णन नहीं करना चाहिए वो भी हम वर्णित कर देते हैं, वो अति यथार्थवाद होता है। तो मित्रों इसकी एक विशेषता या प्रवृत्ति है अति यथार्थवादिता। दूसरा है मित्रों अति बौद्धिकता, ठीक है, क्योंकि ये वो कालखंड है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम चरम पर था और हम आजाद हुए 1947 में, और आजादी के बाद के 4-5-6 वर्षों को इस कालखंड ने देखा है प्रयोगवाद ने। तो कहीं न कहीं अति बौद्धिकता, अहम भावना, कहीं न कहीं अहम की भावना जो है वो भी इस प्रयोगवाद में झलकती है। निराशा, कुंठा व हीन भावना भी प्रदर्शित होती है। मनोविश्लेषणवाद में आस्था, यहाँ भाषा का स्वच्छंद स्वरूप। क्षणवाद में आस्था कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए जो करना है वो कर डालो। काव्य के नवीन विषय, काव्य के नवीन विषय, नवीन विचार, नवीन कल्पनाएं, नवीन प्रतीक, नवीन उपमान, ये सब जो है शिल्प सौंदर्य, ये सब जो है इसकी प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियां हैं। ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव, जैसे व्यक्ति ज्यादा बौद्धिक स्थिति में पहुंचता है ना, तो सबसे पहले वो ईश्वर से अनास्था की स्थिति में जाता है, जो यूं देखा जाए तो सही नहीं है, लेकिन अति बौद्धिकता में ऐसा अक्सर होता है। तो प्रयोगवाद में भी ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव। अंतर्द्वंद का चित्रण है, कई सारी मानसिक इच्छाएं हैं जिनको पूरा हम कर नहीं पा रहे हैं धरातल पर, तो अंतर्द्वंद का चित्रण किया गया है मित्रों। साहस और जोखिम की बात की गई है। निरंतर प्रयोगशीलता है। मुक्तक एवं लंबी कविताओं का लेखन किया गया है। नवीन भाषा शैलियों प्रतीकों का प्रयोग और श्रृंगार व काम भावना का उन्मुक्त चित्रण। अज्ञेय के उपन्यासों को देखिए, उनकी कहानियों को देखिएगा, कविताओं को देखिएगा, कहीं न कहीं उनकी कविताओं कहानियों में दमित वासना है ना, जो कुंठाएं हैं उनकी झलक आपको देखने को मिलेगी। तो श्रृंगार व काम भावना का उन्मुक्त चित्रण जो है प्रयोगवाद की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रयोगवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में प्रश्न कभी इस रूप में आते, प्रयोगवाद के संदर्भ में सत्य कथन है या प्रयोगवाद के संदर्भ में विशेषताएं या प्रवृत्तियां है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इन प्रवृत्तियों पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। चलिए मित्रों आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान।
किसी एक मित्र का कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें ये बात आई थी कि सर लिख भी रही हूं, है ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है। मित्रों, आपके भीतर इस तरह के भावों का आना स्वाभाविक है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब परीक्षा देते थे तो क्या इनको ऐसा फील नहीं होता था? निश्चित तौर पर जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने भी अच्छे प्रेरणा देने वाले लोग हैं, उन सब के साथ भी ये घटनाएं घटित होती है। मित्रों, जब भी मुझे कोई कार्यक्रम सार्वजनिक प्रस्तुत करना होता है तो आप सोचिए, शुरुआत में बहुत सारी घबराहट होती थी। होता था कि कुछ पंक्तियां याद करके जा रहे हैं और स्टेज पर जाती वो पंक्तियां आगे पीछे हो जाती थी, तो स्वाभाविक है ना। इस तरह का भूलना, थोड़ा सा डर लगना, ये सब स्वाभाविक परिस्थितियां हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों को पार तभी पा सकते हैं जब हम थोड़ा निरंतरता के साथ आगे बढ़ें। यानी जो आप अनुभूत करते हैं वो सब सफल लोगों ने भी अनुभूत किया है, लेकिन वो उस अनुभूति में ज्यादा बहे नहीं, आगे काम करते रहे, है ना। तो आप सोचिए कि जहां थोड़ा बहुत भी प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन फिर भी दूसरी बार उसका पीछा नहीं छोड़ा ना, तो प्रदर्शन ठीक होने लग गया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपको याद होगा, आप थोड़ा सकारात्मक रूप से अच्छा प्रयास कीजिएगा, और साथ साथ एक बार में नहीं तो 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं तो 3 बार में होगा। थोड़ा सा प्रयास कीजिए और अंतिम समय तक हम लड़ते रहें। किससे? अपने आप से और किताबों से। तो आप सोचिए, सफलता निश्चित है। इसलिए आप घबराए नहीं। हथियार समय से पहले डालना ठीक बात नहीं है। हथियार डालने का मन कई बार हो जाएगा, लेकिन हम डालेंगे नहीं, क्योंकि उस अवसाद और उस थोड़े से निराशा के भाव में अगर लगे रहे ना हम, तो आप सोचिए वो भाव पीछे छूट जाएगा, और उस भाव में फंस गए तो वो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप चिंता नहीं करें। ये अभी मान लो 14, यहां पर 14 कवि लिखे, अब सभी कवि क्रमशः आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, 4 बार पढ़ेंगे ना, 1-2 आगे पीछे हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन जो है अधिकतर हमें ध्यान में आ जाएंगे, बस ठीक है। हमारी सफलता के लिए अधिकतर का ध्यान में आना सही रहता है। तो प्रयोगवादी रचनाकारों का जो आरोही कालानुक्रम है, उसके अनुसार कुछ प्रयोगवादी जो रचनाकार हैं उनको आपके सामने रख रहे। सबसे पहले मित्रों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911 से 1987 ईस्वी तक का आपका कालखंड रहा। फिर मित्रों, शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 ईस्वी तक आपका कालखंड रहा। भवानी प्रसाद मिश्र मित्रों 1914 से 1985 ईस्वी। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध मित्रों 1917 से 1964 ईस्वी। प्रभाकर माचवे, ध्यान रखना प्रभाकर माचवे है, तो 1917 से, हाँ, मुक्तिबोध 1917 से 1964, 1917 से 1991। भारत भूषण अग्रवाल मित्रों 1919 से 1975। फिर गिरजा कुमार माथुर मित्रों 1919 से 1994। नरेश मेहता 1922 से 2002 ईस्वी तक रहे, है ना। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 से 2002। तो आप देखिएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा और नरेश मेहता का कालखंड एक ही रहा। विजय देव नारायण शाही मित्रों 1924 से 1982 ईस्वी। धर्मवीर भारती जो है मित्रों वो 1926 से 1997 ईस्वी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983। और कुंवर नारायण 1927 से 1990। रघुवीर शाह 1929 से 1990 ईस्वी तक का आपका कालखंड रहा। तो मित्रों 14 यहाँ पर जो कवि हैं वो सभी प्रयोगवादी कवि हैं, और उनको बिल्कुल काल क्रमानुसार, कभी कभी प्रश्न आ जाता है, अक्सर नेट सेट वगैरह में ये प्रश्न आता है कि प्रयोगवाद के कवि जो हैं वो क्रमानुसार हैं। तो आप सोचिए, क्रमानुसार भी हमें ध्यान में रखना है। अज्ञे, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण 1927 में है, रघुवीर शाह 1929 में है। ठीक है मित्रों, फिर 2-3 और देखिएगा। श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986, केदारनाथ सिंह 1934 से 2018, और सुदामा पांडे धूमिल जिसको कहा गया है 1936 से 1975 तक आपका समय रहा। तो ये कुछ प्रयोगवादी जो कवि हैं वो हमारे सामने हैं मित्रों। प्रगतिवाद व प्रयोगवाद में मुख्य रूप से अंतर क्या रहा, इस बात पर भी आप जरा ध्यान दे दीजिएगा। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में मुख्य अंतर क्या रहा? तो प्रगतिवाद में मित्रों शोषित व निम्न वर्ग के केंद्र में, ये प्रगतिवाद जो है इसमें जो रचनाएं हुई, शोषित व निम्न वर्ग को केंद्र में रखकर रचनाएं हुई है। यहां स्वयं के जिए हुए, भोगे हुए यथार्थ जीवन का चित्रण है। प्रयोगवाद में स्वयं के जिए हुए, है ना, यह स्वयं के भोगे हुए यथार्थ का चित्रण है, जबकि इसमें चित्रण किसका? शोषित व निम्न वर्ग के लोगों की तकलीफों का, मुश्किलों का चित्रण है। कविता विचारधारा को महत्व देती है। प्रगतिवाद में कविता विचारधारा को महत्व देती है, कविता अनुभव को महत्व देती है। प्रयोगवाद में कविता अनुभव को महत्व देती, विचारधारा को महत्व नहीं देती है। सामाजिक भावना की प्रधानता है प्रगतिवाद में कि सभी लोग सुखी हो, है ना, और सभी लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए। और यहाँ प्रयोगवाद में व्यक्तिगत भावना की प्रधानता है,
यहाँ सामाजिक भावना की प्रधानता है और प्रयोगवाद में व्यक्तिगत भावना की प्रधानता है। विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है किसमें? प्रगतिवाद में मित्रों। और यहाँ कलात्मकता को अधिक महत्व दिया गया है। प्रयोगवाद में कलात्मकता को क्या दिया गया है मित्रों? अधिक महत्व दिया गया है। तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रगतिवाद में कहीं न कहीं समाज की बात ज्यादा है, प्रयोगवाद में कहीं न कहीं स्वयं की बात ज्यादा है ना। यानी जो अनुभव मैंने किए हैं उन्हीं अनुभवों को मैं क्या कर रहा हूं? काव्य के रूप में परिणत कर रहा हूं, उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में प्रकट कर रहा हूं। यहां पर जो है सर्वहारा वर्ग के हितों के लिए जो जो हम सोचते हैं उन सब बातों को लिखा गया है। तो ये सामाजिक ज्यादा है, ये वैयक्तिक ज्यादा है। ठीक है मित्रों, तो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद में जो अंतर है वो क्लियर हो गए। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं रचनाएं। देखिए ये महत्वपूर्ण है। कुछ प्रमुख कवियों को हम यहां पर देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध के नाम से ही ये जो है साहित्य में काफी जाने जाते हैं। जन्म की बात करें मित्रों तो 1917 ईस्वी में आपका जन्म हुआ श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, श्योपुर उनके गांव का नाम है, ग्वालियर जिला है और मध्य प्रदेश राज्य है। मृत्यु 1964 ईस्वी में आपकी हुई। उपनाम की अगर बात करें मित्रों, गजानन माधव मुक्तिबोध के उपनाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। भयानक खबरों का कवि मुक्तिबोध का कहा गया है। ठीक है, फैंटेसी का कवि कहा गया है ये, क्योंकि इनकी कविताओं में फैंटेसी बहुत जबरदस्त है ना। फैंटेसी का मतलब एक कल्पनात्मक जो है अनुभव है। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा गया है इनको, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा गया है। आत्म संवेदना का कवि कहा गया है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा गया है, समष्टि चेतना का कवि कहा गया है और अज्ञेय का पूरक भी कहा जाता है। अज्ञेय का पूरक है ना, हाँ अज्ञेय का सप्लीमेंट्री है ये। ठीक है, तो अज्ञेय का पूरक है, समष्टि चेतना का कवि है, आत्म संवेदना का कवि है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि है, फैंटेसी का कवि है, भयानक खबरों का कवि है। इन बातों पर यहां विचार करना चाहिए। फिर मित्रों इनकी प्रथम कविता की बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो अहम और आत्मा इनकी प्रथम कविता है। रचना काल 1944 है। 1947 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और आपको पहले ही बता दिया गया कि प्रगतिवाद की एक प्रमुख पत्रिका के रूप में प्रतीक पत्रिका है, जिसका संपादन अज्ञेय ने भी किया है मित्रों। तो आप देखिएगा ये प्रतीक पत्रिका में ही अक्सर कविताओं का प्रकाशन होता था। आपके काव्य संकलनों की बात कर ले तो चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखना। चांद का मुंह टेढ़ा है ना। 1964 ईस्वी में प्रकाशित यह रचना है जिसमें 28 कविताएं हैं। निधन के बाद संकलन जो है श्रीकांत वर्मा ने किया है, निधन के बाद संकलन किया है। श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इस संग्रह को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना। श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनका ये जो संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा 28 कविताओं का, इसको कहा एक बहुत बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा के लिए किसने कहा कि एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है? तो ध्यान रखना श्री राम स्वरूप चतुर्वेदी मित्रों। ठीक है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का एक प्रसिद्ध काव्य संकलन है। और काव्य संकलन किसने किया? इनके निधन के बाद 28 कविताएं इसमें रखकर चांद का मुंह टेढ़ा नाम से संकलन श्रीकांत वर्मा ने किया है मित्रों। चलिए फिर देखिएगा भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में 47 कविताएं हैं, 47 कविताएं हैं भूरी भूरी खाक धूल। आलोचनात्मक रचनाएं देखिएगा कामायनी एक पुनर्विचार 1952 ईस्वी में, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध 1968 ईस्वी में, एक साहित्यिक की डायरी 1965 ईस्वी में, ये महत्वपूर्ण है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1965, यानी ये चारों भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आए हुए हैं। कामायनी एक पुनर्विचार 1952 ईस्वी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1968 ईस्वी, एक साहित्यिक की डायरी 1965 ईस्वी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी 1965 ईस्वी है। ये आपकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कहानी संग्रह के रूप में बात करते हैं तो काठ का सपना 1967 ईस्वी में आपका एक कहानी संकलन है। सतह से उठता आदमी 1971 में एक कहानी संकलन है। दो प्रमुख कहानी संकलन आपके उपन्यास विपात्र 1969 ईस्वी में एक उपन्यास आपने लिखा। तार सप्तक 1943 ईस्वी में इनकी 17 कविताएं संकलित की गई, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तार सप्तक 1943 में आपकी 17 कविताएं संकलित की गई थी। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन नेमीचंद्र जैन द्वारा, इनकी समस्त रचनाओं का संकलन नेमीचंद्र जैन द्वारा मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में प्रकाशित करवाया गया है।
ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में जो आवश्यक तथ्य थे, यूं तो आप सोचिए मित्रों, एक कवि के बारे में हम जितना लिखें उतना कम होता है, बहुत सारी बातें हैं, पर परीक्षा उपयोगी बातें ही आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी कक्षा का ध्येय हमेशा ये रहेगा कि मेरी विद्वता, मुझे कितना याद रहता है ये मैं आपके सामने प्रदर्शन करूं, मैं नहीं चाहता। ठीक है, याद भी रहता है, कुछ भूलता भी होऊंगा मैं भी, आप सोचिए मनुष्य हूं, चलता है सब सहजता के साथ। लेकिन जिस समय मुझे बाजी मारनी थी, परमात्मा के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैंने उस बाजी को जीता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि मैं रात रात भर सोया नहीं, मैं बस अपने सपनों के पीछे जीता रहा, है ना। इसलिए समय बदला, समय वही है लेकिन समय को बदलना पड़ा। और आज हो सकता है कि मैं अपने संघर्ष की छोटी सी कहानी स्वयं जानता हूं कि किस तरह से मैंने अपने जीवन में शने 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 ही सही, जिन जिन लोगों का जो हमें आशीर्वाद मार्गदर्शन मिला, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम 1 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिएगा कि ये जो 1 वर्ष का जो समय है मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 1 वर्ष में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे हमारी यात्राओं को हमने यहाँ तक पहुँचाया है, इन सब की बात तो 29 तारीख को आपसे मैं साझा करने वाला हूँ, है ना। शनिवार के दिन जब हम इस सेशन की बात करेंगे तो क्या क्या मुझे समस्याएं आई है उन पर भी चर्चा करेंगे, और कैसे ये मन में सपना पला और कैसे मैं आप तक पहुंचा हूं, ये भी अपने आप में एक कहानी है, एक छोटी सी घटना से शुरुआत है। तो उस घटना का बखान उस दिन जरूर करेंगे। तो वो सेशन आप सब लोगों के लिए रहेगा, समय निकाल कर जरूर उससे जुड़िएगा मित्रों। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा विशेष तथ्य, मुक्तिबोध की अधिकांश रचनाओं में तत्कालीन समाज का अंतर्द्वंद जो है वो परिलक्षित होता है। तत्कालीन समाज का अंतर्द्वंद जो है परिलक्षित होता है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को क्या कहा है, अनुभव की कन्या कहा है। और चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित रचनाओं को रूपक प्रधान कथात्मक काव्य कहा जाता है। चांद का ब्रह्म राक्षस आदि आपकी ही बड़ी जो है कविताएं हैं और फैंटेसी पर आधारित है। ठीक है, रचनाओं को रूपक प्रधान कथात्मक काव्य कहा जाता है। तो ये मुक्तिबोध के बारे में कंप्लीट जो आपको जानकारी देनी थी वो मैंने दे दी मित्रों। अब देखिएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, जिनको हम प्रयोगवाद का जनक कहते हैं, और प्रयोगवाद पूरा इनके इर्द गिर्द ही कहीं न कहीं चलता है। और तार सप्तक से लेकर जो दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक है, उनके सभी का संपादन का कार्य जो है अज्ञेय जी ने कहा है। और काव्य के क्षेत्र में आप इसी नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। बाकी आपका नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन इतना लंबा कोई बोलता नहीं, अज्ञेय से ही हम जानते हैं। तो आप देखिए 7 मार्च 1911 ईस्वी को आपका जन्म हुआ कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में। कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में, बार बार कहता हूं उत्तर प्रदेश बहुत उर्वरा धरती रही है। हिंदी साहित्य को और संस्कृत साहित्य को बहुत सारे जो है साहित्यकार, लेखक, कवि जो है इस धरती ने दिए हैं। मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, है ना, 87 ईस्वी में हुई है, 87 में ध्यान रखिएगा। तो माता का नाम वयंती देवी है, पिता आपके हीरानंद नाम से हैं। प्रथम काव्य संकलन जो है आपका भग्नदूत है 1933 ईस्वी में, भग्नदूत ध्यान रखिएगा, है ना। फिर है अंतिम काव्य संग्रह जो है ऐसा कोई घर आपने देखा है, 1986 ईस्वी में आपका अंतिम काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, ऐसा कोई घर आपने देखा है ना। तो ये एक अंतिम काव्य संकलन था, ये प्रकाशित हुआ मित्रों। फिर बात करते हैं प्रथम काव्य संकलन, हाँ, प्रथम काव्य संकलन, प्रमुख काव्य रचनाएं, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह, इन पर सब चर्चा करते हैं। तो आप देखिए ये भग्नदूत जो है वो कहीं न कहीं आपका क्या है, प्रथम काव्य संकलन रहा 1933 ईस्वी में, जिस पर हमने बात कर ली। अभी प्रमुख काव्य रचनाओं पर बात कर रहे हैं। फिर है चिंता 1942 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी, हरिघास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये ध्यान रखना, कभी कभी नाम भी सही रूप में पूछे जाते हैं कि अज्ञेय की रचना है या नहीं है। तो इंद्रधनुष, है ना, रौंदे हुए ये, है ना, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इतना सा आ जाए और हमारा काम गड़बड़ हो जाता है। तो याद रखिएगा रचनाओं के नाम इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। अब आप सोचिए प्रयोगवाद की धुरी है अज्ञेय, तो अज्ञेय के बारे में तो विशेष ध्यान रखना है। द्विवेदी युग की धुरी जो है वो कहीं कहीं देखें तो आचार्य द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और फिर मैथिली शरण गुप्त है। इन दोनों के ऊपर विशेष ध्यान हमें रखना ही चाहिए, याद रखना चाहिए, है ना। प्रगतिवाद की बात करते हैं तो नागार्जुन पर विशेष हमारा ध्यान होना ही चाहिए मित्रों, है ना। तो ये कुछ प्रतिनिधि जो कवि हैं उन पर तो पूरा ध्यान होना चाहिए। फिर अरि ओ करुणा प्रभा में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी में काव्य रचना है। आंगन के पार द्वार मित्रों 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और आंगन के पार द्वार की रचना जो है, प्रकाशन जो है 1961 ईस्वी में हुआ है। पूर्वा 1965 ईस्वी में हुआ है। सुनहले सेवाल 1966 ईस्वी में हुआ है। कितनी नावों में कितनी बार 1967 मित्रों, कितनी नावों में
कितनी बार 1967 में यह प्रकाशित रचना जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मित्रों, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं सागर मुद्रा 1970 ईस्वी है, क्योंकि मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी का आपका काव्य संकलन है, क्योंकि मैं सन्नाटा बुनता हूं। तो यहां तक की बात हमारी पूरी हो गई मित्रों। अज्ञे की प्रमुख काव्य रचनाओं पर हमने चर्चा कर ली। फिर देखिएगा महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी, नदी की बांक छाया 1981 ईस्वी, ऐसा कोई घर आपने देखा क्या 1986 ईस्वी। ये इनका आपका अंतिम जो है वो क्या है, काव्य संग्रह है, अंतिम काव्य संग्रह है मित्रों, अंतिम काव्य संग्रह है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी रचनाएं है ना, जब भी कोई कवि या लेखक होता है तो उसका एक लोभ रहता है कि सदैव कुछ न कुछ नया नया लिखता रहे। तो आप देखिए 1987 ईस्वी में आप देवलोक गमन हुए, 1986 क्या 87 तक अनवरत लेखक के रूप में आपने अपना जीवन जिया है। न केवल काव्य रचना की है मित्रों, पर कुछ कहानी संग्रह भी है। अच्छा, क्या आप सभी मित्रों ने कक्षा को देखते देखते लाइक किया है? बस यही तो गुरु दक्षिणा है ना। और गुरु दक्षिणा दिए बिना ज्ञान जो है वो इतना प्रतिफलित नहीं होता है। कर्ण ने धोखे से ज्ञान लिया, ग्रहण किया परशुराम जी से। जब परशुराम जी को पता चला तो आप सोचिए, उसको वो सारी बातों को भूलना पड़ा इस तरह से। तो आप सोचिए, गुरु आज्ञा एक ही है कि आप इस कक्षा को क्या करें, बस एक थम्स अप दिखाएं और आनंद के साथ इस कक्षा को देखिएगा। मित्रों, कहते हैं ना कि कोई सर्कस, कोई फिल्म वगैरह देखनी होती है तो हमें टिकट चुका कर ही देखनी होती है, लेकिन आज के समय में ज्ञान आप देखिएगा मित्रों, जो अमूल्य है वो आपको निशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास निरंतर किया जाता है। और फिर अलग अलग तरह के हमारे मित्र होते हैं, किसी को क्या लगता है, किसी को क्या लगता है, सभी को संतुष्ट करना एक मंच से स्वाभाविक रूप से संभव नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की मन स्थिति अलग अलग होती है। मैं किसी को सुन रहा था तो बहुत सारे बच्चे केवल एक ही बात चाहते हैं कि सर ये भी करा दो, वो भी करा दो, यूं भी करा दो, वो भी करा दो। हम सब सर से तो बहुत चाहते हैं, लेकिन जब कभी थोड़ा कर्तव्य की बात आती है तो हम शायद सर इतना कहते हैं तो हम समझ नहीं पाते। इसलिए मित्रों, सेकेंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के लिए हमारे बच्चों के बराबर फोन कॉल्स वगैरह, मैसेज सब है, आप घबराएं नहीं, मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं। जैसे ही वो होगी ना आपके सामने रख दूंगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए मित्रों 15-20 दिन पर्याप्त है। और आपको बस ये अक्टूबर लास्ट जैसा भी होता है, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और जितने भी लोग हैं वो टेस्ट सीरीज का जरूर उपयोग करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। सच में पढ़ाना सरल है, टेस्ट सीरीज क्रिएट करना बहुत कठिन होता है। और बच्चों को लगता है कि वो टेस्ट सीरीज बहुत सरल होता होगा, नहीं मित्रों, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेकिन फिर भी आपके लिए इस प्रोसेस को संपादित करना ही है मुझे, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। तो मेरे लिए दो बड़े सेगमेंट हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना। और बाद में हमारे जो रीट के विद्यार्थी हैं, हिंदी का जो पोर्शन है, क्योंकि आप सोचिए इसमें पूरा पेपर है, और एक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हिंदी का पूरा पेपर रहता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। और आपके लिए मैं ये भी थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ही कक्षा में ICT पूरी कराने वाला हूँ, है ना। और एक ही कक्षा में आपको RTE पूरी कराने वाला हूँ। ये कराने वाला हूँ, जिन जिन लोगों ने करा दिया अच्छा है, जो लोग मेरे से कुछ देखना, सुनना, पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। तो घबराए नहीं मित्रों। कहानी संकलन की बात कर रहे हैं, परंपरा, त्रिपथगा, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, मेरी प्रिय कहानियां, ये उनके कहानी संकलन है। उपन्यास की बात करें मित्रों तो शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप है, अपने अपने अजनबी है, ये इनकी प्रमुख जो है उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में कहीं न कहीं शेखर के रूप में अज्ञे स्वयं अपनी बातों को अनुभूत करते हुए लिखते हैं। नदी के द्वीप आपकी कविता भी है, और नदी के द्वीप जो है आपका एक उपन्यास भी है, अपने अपने अजनबी, 3 प्रमुख उपन्यास है। काव्य संकलन में अगर हम देखें मित्रों तो तार सप्तक का संकलन किया है, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक और रूपम्बरा नाम से आपने काव्य संकलन किया है, ठीक है। तो ये संपादन किया है कुल मिला के। फिर मित्रों 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है, आंगन के पार द्वार में मित्रों। और इसके 3 भाग हैं, सलीला, चक्रांतशिला और असाध्य वीणा। बार बार हमने असाध्य वीणा का जिक्र करते हुए हमने पढ़ा है, कहीं कहीं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, है ना, कहीं हम तैयारी करते समय असाध्य वीणा पढ़ा, और पहले भी असाध्य वीणा हमारे सिलेबस में थी पूरी, है ना। लेकिन ठीक है, अभी सिलेबस से हटा दी असाध्य वीणा। तो ये 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार जो रचना थी, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया, सलीला, चक्रांतशिला और असाध्य वीणा। 1967 ईस्वी में रचित कितनी नावों में कितनी बार पर, वर्ष 1978 ईस्वी में ध्यान रखना, 1967 में रचित कितनी नावों में कितनी बार रचना पर 1978 ईस्वी में
ज्ञानपीठ पुरस्कार मित्रों, जो साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो प्राप्त हुआ है मित्रों। विशेष तथ्य, इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत नहीं, इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है। 1943 से 1946 तक सेना में नौकरी की आपने। जीवन यायावरी एवं क्रांतिकारी रहा है। आप स्वतंत्रता संग्राम के निमित्त जो है जेलों में भी गए। ये अपनी कविताओं में अहम व दंभ को नहीं छोड़ पाए। अपनी कविता में अहम और दंभ को नहीं छोड़ पाए। झलकता है इनकी कविताओं में अहम और दंभ कभी कभी झलकता है। फिर देखिए मित्रों, व्यष्टि चेतना के कवि हैं। व्यष्टि है ना, वही व्यक्तिगत चेतना के कवि हैं। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद व नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ये विशेष तथ्य है मित्रों। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। जो अहम भाव है उसका विसर्जन करना ही इस असाध्य वीणा का मूल भाव है। पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो विशाल भारत, प्रतीक, सैनिक, दिनमान, नव भारत टाइम्स, इनका आपने संपादन किया है। तो आज कि इस कक्षा में मित्रों हमने दो महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा की है। उसमें से एक मुक्तिबोध और उनकी रचनाएं हैं। दूसरा मित्रों हमने अज्ञेय की प्रमुख रचनाएं और अज्ञेय जी पर बात की है। ये बहुत बड़े दो जो प्रयोगवाद के कवि हैं, इनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा कर ली। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, विशेषताओं पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी, आप जरूर जब भी पढ़ते हैं, एक बार जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं मित्रों। जब हम आधा घंटा पूरा पढ़ लेते हैं तो कम से कम 1 मिनट लगाकर कोई कमेंट जरूर डालें। उस कमेंट से बाकी बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे और मैं भी उस कमेंट को पढ़ता हूं, क्योंकि अभी हमारा जो परिवार है 15,200 विद्यार्थियों का एक परिवार है और इस परिवार में शने शने हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारा प्रयास निरंतर है और हम कोशिश करेंगे कि किसी के कुछ कम वीडियोस होते हैं, लेकिन हमारे पास वीडियोस की कोई कमी नहीं है। आपके लिए वास्तव में धरातल पर प्रयास करने का पूरा प्रयास करता रहूं और इसका प्रमाण YouTube के ऊपर उपस्थित वीडियोस हैं। कैसी भी परिस्थिति क्यों न रही मित्रों, कितना ही व्यस्तता क्यों न रही, आपके लिए निरंतर कुछ न कुछ करता रहा और ये कहीं न कहीं बच्चों के लिए लाभ की स्थितियां बन रही है। और बस यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुखद क्षण है। मित्रों, भाई दूज की आप सभी को मंगल कामनाएं हैं। 29 अक्टूबर शनिवार के दिन हम एक विशेष सेशन का आयोजन करने वाले हैं, है ना मित्रों। मैं चाहता हूं कि 2022 ये जो 29 अक्टूबर 2021 से हमारी जो यात्राएं कहीं न कहीं शुरू हुई है, वैसे धन त्रयोदशी के दिन हमने एक औपचारिक रूप से, है ना, एक वीडियो शूट किया था मोबाइल से ही और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए पूजा का कार्यक्रम किया था। लेकिन पहली लाइव क्लास का अभ्यास हमने जो शुरुआत की है मित्रों, वो लाभ पंचमी के दिन से की है। तो मेरी इच्छा है कि 29 अक्टूबर 2022 को वर्षगांठ है मधुरम हिंदी की, तो हम कोशिश करें कि आप अपना इसमें कोई सहयोग देना चाहें। सहयोग का अर्थ आप 30 सेकंड का कोई वीडियो संदेश, है ना, कोई वीडियो संदेश अगर आप देना चाहें 30 सेकंड का, तो आपका स्वागत है। आप अपना वीडियो संदेश जो है मित्रों जरूर दे दें। वीडियो संदेश आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप मुझे प्रेषित करें। अच्छा लगेगा कि आपकी जो अनुभूति है, अब हम हमारी ओर से तो बहुत कह देते हैं, लेकिन आपको क्या लगा ये आप ही बता सकते हैं मित्रों। तो मैं चाहता हूं कि आप एक वीडियो संदेश बनाएं और ये संदेश जो है आप मुझे इस नंबर पर क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, है ना। तो कितने मित्र इसको सीरियस लेकर, क्योंकि आप सोचिए जब बारी आपकी ओर से होती है तो आप पता नहीं कंजूसी कर सकते हैं या मुक्त हस्त से अपनी बात को रख सकते हैं। और ये मेरे मन में आया कि मैं अपने बारे में मेरी ओर से कुछ कहूं, इससे अच्छा है कि आप जो हैं, आप जो वर्ष भर से इस मधुरम हिंदी के साथ यात्रा कर रहे हैं, कोई साथी 6 महीने से जुड़े, कोई 2 महीने से, कोई वर्ष भर से निरंतर जुड़ा हुआ है, तो आप जितने समय जुड़े रहे आपकी क्या अनुभूति रही, है ना, तो वो जरूर करें। मोबाइल को मित्रों आपको वर्टिकल रखना है, चित्र भी बनाकर आपको बता दिया, सॉरी हॉरिजेंटल रखना है, वर्टिकल नहीं रखना, हॉरिजेंटल रखना है, आड़ा रखना है सीधा। और उस पर आप जो है 30 सेकंड का एक वीडियो शूट करें। ज्यादा समय इसलिए क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, उन सब के संदेश जो है मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, है ना, YouTube पर पहुंचाऊंगा। और ये वीडियो 28 अक्टूबर शाम 6 बजे तक अगर आप भेज देंगे तो हमारी टीम से आग्रह करूंगा कि वो सारे वीडियो को जो है कंपाइल करें और एक बड़े वीडियो बनाकर आप सबको जो है YouTube पर आपके, तो आप जब भी वीडियो बनाएं अपना नाम जरूर बताएं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और आप कहां से हैं। 3 बातों को मेंशन करते हुए 30 सेकंड में आप जो भी संदेश हमारे सभी पाठकों को, मुझे, मधुरम हिंदी परिवार को जो भी संदेश, शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं देखना चाहता हूं कि आप
30 सेकंड मधुरम हिंदी के लिए निकाल पाएंगे या नहीं, आप सभी के वीडियो संदेश का मुझे इंतजार रहेगा। 29 तारीख के सेशन को आप सभी की उपस्थिति में हम एक यादगार सेशन बनाना चाहते हैं। मित्रों, खुशियां बांटने से बढ़ती है और जब समय मिले खुशियां बांटने का तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। और आज की कक्षा यहीं हम समाप्त करते हैं। कल फिर 1 बजे आपके लिए उपस्थित होंगे, तो आप जरूर इन कक्षाओं का आनंद लीजिएगा। और पीडीएफ वगैरह सब आपको टेलीग्राम चैनल में, आप पहली बार अगर इस मंच पर आए हैं और आपने 1-1, 2-2, 4-4 लोगों को अगर जोड़ा है, तो उन सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि, और नोटिफिकेशन ऑल कर दें, और मधुरम हिंदी ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। ऑफर अभी चल रहा है। जितने मित्र सेकंड ग्रेड और दूसरी कोर्सेज को लेकर लाभान्वित होना चाहते हैं, उनके लिए समय 28 तारीख तक का अंतिम समय है। मित्रों, जरूर कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी